इस वीडियो में हम एल्डिहाइड और कीटोनों की एक बहुत महत्वपूर्ण और विशिष्ट अभिक्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एल्डोल अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया का होने के लिए अम्लीय यानी कि एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। उदाहरण के लिए इस संरचना को देखिए। यह हमारा क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप, यह कार्बोनिल ग्रुप है। ये जो दो कार्बन इस कार्बोनिल कार्बन से जुड़े हुए हैं उन्हें हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और जो कार्बन इन अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं बाहर की ओर उन्हें हम बीटा कार्बन बोलते हैं। और जो हाइड्रोजन इन अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं हम उन्हें अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ हमारे पास कुल मिलाकर 4 अल्फा हाइड्रोजन है और 6 बीटा हाइड्रोजन है। तो अब ये 4 अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय यानी कि एसिडिक क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि कार्बोनिल समूह इलेक्ट्रॉनों का अपनयन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक यानी कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वह अपनी ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है, जिसके कारण इस कार्बन पर एक आंशिक धनावेश यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वह अपने आसपास वाले कार्बन यानी कि इन अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन घनत्व का अपनयन करेगा, जिसके कारण अब ये अल्फा कार्बन भी इलेक्ट्रॉन न्यून यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे। इसके कारण कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच का आबंध दुर्बल यानी कि वीक हो जाता है, जिसके कारण इसका तोड़ना आसान हो जाता है। अब क्योंकि आबंध का टूटना आसान हो गया, H+ आयन का निकलना भी आसान हो गया, जिसके कारण हम इन अल्फा हाइड्रोजन को अम्लीय यानी कि एसिडिक कहते हैं। तो अब केवल यही नहीं, इन हाइड्रोजन की अम्लता का एक और कारण भी है, जो कि है अनुनाद द्वारा स्थायीकृत इनोलेट आयन यानी कि इनोलेट आयन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो इसका क्या अर्थ है, चलिए देखते हैं। तो जब एक क्षार यानी कि बेस आकर हाइड्रोजन को ले जाता है, हमें यहाँ एक ऋण आयन मिलता है जिसे हम इनोलेट आयन कहते हैं। और अब क्योंकि इस इनोलेट आयन में यहाँ ऋणावेश मौजूद है और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का विस्थानन हो सकता है, जिसके कारण हमें यहाँ 2 अनुनाद संरचना यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो अब इनोलेट आयन, जो कि इस चीज का संयुग्मी क्षार यानी कि कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि वह अनुनाद द्वारा स्थायीकृत होता है, इस हाइड्रोजन का निकलना और आसान हो जाता है, यानी कि इसकी अम्लता बढ़ती है। तो अब देखते हैं कि इन एसिडिक हाइड्रोजन के कारण एल्डोल अभिक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले तो हमारे कार्बोनिल यौगिक यानी कि हमारे एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, यानी कि बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल अभिक्रिया नहीं दिखाते, क्योंकि इनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यदि आप फॉर्मेल्डिहाइड की संरचना देखें, आप देख सकते हैं कि इस कार्बोनिल के कार्बन से कोई और कार्बन आबंधित नहीं है, यानी कि यहाँ कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो इसलिए इधर कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। और यहाँ बेंजाल्डिहाइड में भले ही यहाँ अल्फा कार्बन तो है, पर इसमें कोई हाइड्रोजन आबंधित नहीं है, तो ये दोनों एल्डोल अभिक्रिया नहीं दिखाते। अब एक और आवश्यकता है, जो कि है प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति। लेकिन वह प्रबल क्षार तनु होना चाहिए, यानी कि डाइल्यूटेड होना चाहिए। हम सांद्र क्षार यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड बेस इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे अलग अलग अभिक्रियाएं होने की संभावना होती। हम केवल एल्डोल अभिक्रिया देखना चाहते हैं, इसलिए हम तनु क्षार का उपयोग करते हैं। तो हम एक क्षार जैसे कि NaOH चाहते हैं, जिससे हमें OH- आयन मिल पाए, ताकि वे केवल इस H+ आयन को ले जा सके। तो इसलिए हम एक सांद्र क्षार नहीं चाहते, क्योंकि उससे अलग अलग अभिक्रियाएं होने की संभावना है और हमें सिर्फ एल्डोल अभिक्रिया देखनी है। तो ये 2 कारक है जो कि इस अभिक्रिया के होने के लिए आवश्यक है। तो चलिए अब इस अभिक्रिया की क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म को देखते हैं। तो चलिए एसिटाल्डिहाइड का उदाहरण लेकर क्रियाविधि को समझते हैं। तो हमारा पहला चरण है अल्फा हाइड्रोजन का विलोपन यानी कि रिमूवल। तो यहाँ एक OH- आयन आता है और इस H+ आयन को ले जाता है, जिससे हमें एक इनोलेट आयन मिलता है। अब अगले चरण में हमारा इनोलेट आयन नाभिक रागी यानी कि न्यूक्लियोफाइल बनता है और इस कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर आक्रमण करता है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन की ओर चले जाते हैं। इससे हमें यह अल्कोक्साइड आयन मिलता है। अब हमारा आखिरी चरण है इस अल्कोक्साइड का प्रोटोनन यानी कि प्रोटोनेशन। इससे हमें एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है, जिसे हम एल्डोल कहते हैं। यदि हमारे पास एल्डिहाइड की जगह एक कीटोन होता, तो हम इस उत्पाद को कीटोल बोलते। तो अब क्रियाविधि की समानता के कारण हम एल्डोल अभिक्रिया का उपयोग दोनों एल्डिहाइड और कीटोन के लिए कर सकते हैं, जिससे हमें एल्डोल और कीटोल मिलते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक नया CC आबंध बन गया है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो रिएक्शन है वह उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल है, यानी कि एक क्षार और अम्ल की उपस्थिति में हमारी जो साम्यावस्था है यानी कि इक्विलिब्रियम है, वह आगे पीछे विस्थापित यानी कि आगे पीछे शिफ्ट होती है, यानी कि
जो हमारा अंत में उत्पाद है एल्डोल उत्पाद और अभिक्रिया के शुरुआत में उसके बीच इक्विलिब्रियम आगे पीछे शिफ्ट होता है। तो यहाँ असल में उत्क्रम अभिक्रिया को तरजीह मिलती है, यानी कि प्रेफरेंस मिलती है, यानी कि रिवर्स रिएक्शन फेवर्ड होता है। लेकिन क्योंकि इनोलेट आयन एक बहुत अच्छा नाभिक रागी है, वह तुरंत ही एक दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और हमें एल्डोल देता है। इसीलिए भले ही शुरुआत में उत्क्रम अभिक्रिया को तरजीह मिलती है, अंत में हमारा सारा अभिक्रिया एल्डोल में बदल जाता है। तो अब केवल इतना ही नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ कीटोन के बजाय एक एल्डिहाइड है, इस रिएक्शन को अधिक तरजीह मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीटोन एल्डिहाइड की तुलना में नाभिकरागी योजन अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति कम अभिक्रियाशील होता है, यानी कि कीटोन एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव होता है। ऐसा क्यों होता है? यदि हम यहाँ कीटोन की संरचना देखें, हम देख सकते हैं कि यहाँ 2 R ग्रुप है, यानी कि कार्बन के चारों ओर अधिक द्रव्यम्य बाधा यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस है। साथ ही साथ कार्बन पर जो आंशिक धनावेश है यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वह एल्डिहाइड की तुलना में कम है। इन सब की बात हमने पिछले वीडियो में की है। यदि आपको कोई और प्रश्न है तो आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब हम इस एल्डोल को गर्म करते हैं, हमारे अल्फा और बीटा कार्बन के बीच एक जल अणु का विलोपन होता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, जिससे कि हमें एक अत्यधिक स्थायी यानी कि हाईली स्टेबल अल्फा बीटा असंतृप्त उत्पाद यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलता है। तो चलिए अब इसे गर्म करते हैं। तो हमारे क्षारीय माध्य यानी कि अल्कलाइन मीडियम में मौजूद OH- आयन यहाँ आके H+ आयन को ले जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर द्विआबंत बनाते हैं और साथ ही साथ OH- निकल जाता है। तो शायद अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ OH- कैसे निकल सकता है? OH- एक अच्छा लीविंग ग्रुप तो है नहीं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमें उत्पाद मिलता है वह अनुनाद यानी कि रेजोनेंस के द्वारा इतना स्थायित्व प्राप्त कर लेता है कि इस OH- का निकलना आसान हो जाता है। तो हमारा ये जो निर्जलन चरण है यानी कि डिहाइड्रेशन स्टेप है, वह ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक होता है। इसीलिए जो अंत में हमें उत्पाद मिलता है वह काफ़ी स्थायी होता है। तो ये है हमारे एल्डोल रिएक्शन की क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म। यहाँ तक हमारा जो रिएक्शन होता है, जहाँ तक एल्डोल बनता है, उसे हम एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा डिहाइड्रेशन होता है उसे हम संघनन यानी कि कंडेंसेशन कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए अब क्योंकि हमने इस अभिक्रिया की क्रियाविधि की जांच कर ली है, इस पर एक प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रश्न में हमें A और B उत्पादों की पहचान करनी है। तो हमारे पास यहाँ यह एल्डिहाइड है जिसके 2 मोल है और 2 रिएक्शन है। तो पहला रिएक्शन है तनु NaOH यानी कि डाइल्यूट NaOH के साथ, और दूसरा रिएक्शन 2 चरणों में होता है। पहला चरण बिल्कुल वही है जो ऊपर है और दूसरे चरण में हम उसके उत्पाद को गर्म करेंगे। तो यानी कि तनु NaOH के साथ रिएक्शन करवाने पर जो उत्पाद मिलता है उस उत्पाद को गर्म करेंगे। तो चलिए पहले तो A की पहचान करते हैं। तो पहले चरण में जैसा कि हमने क्रियाविधि में देखा था, एक OH- आयन आता है और इस H+ को ले जाता है और इस कार्बन पर एक ऋणावेश आ जाता है। इसे हम इनोलेट आयन कहते हैं। अब दूसरे चरण में हमारा इनोलेट आयन एक दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करता है। यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एक नया आबंध बन गया है और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वह ऑक्सीजन की ओर चले जाते हैं और आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप नीचे चला गया है। तो हमें यहाँ एक एल्कोक्साइड आयन मिल चुका है। अब अंतिम चरण में हमारे एल्कोक्साइड का प्रोटॉन होता है जिससे हमें हमारा एल्डोल मिलता है। तो हम उस H को यहाँ बना लेते हैं और यह हो गया हमारा उत्पाद A। तो चलिए अब उत्पाद B की पहचान करते हैं। अब क्योंकि इस रिएक्शन का जो पहला चरण है वह बिल्कुल इस रिएक्शन के बराबर है, हमें इस चरण के अंत में जो उत्पाद मिलेगा वह यही एल्डोल होगा। अब दूसरे चरण में हम इस एल्डोल को गर्म करते हैं, यानी कि इसके डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि इसके जो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच एक जल अणु का विलोपन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, जिससे कि हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है। तो ये हो गया हमारा उत्पाद B। तो A है हमारे एल्डोल रिएक्शन का उत्पाद और B है हमारे एल्डोल संघनन यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का उत्पाद।